नमस्कार, मैं अनामिका श्री पूर्णिया लाइव क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का इस ग्रीष्मावकाश में एक नई कक्षा लेकर के आई हुई हूँ और आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए ग्रीष्मावकाश को और भी रोचक बनाएं और कुछ पठन पाठन का कार्य जो है वह भी करें। और आज मैं व्याकरण की एक नई कक्षा लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। वर्ण विचार आप पढ़े भी होंगे और इसके बहुत सारे पहलू आपसे अछूते भी होंगे। आइए मैं बताती हूँ वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्णों के बारे में कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का विच्छेद कैसे होता है, वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, वर्णों के भेद कौन कौन से हैं और वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। इन सब बातों की जो जानकारी मिलती है वह वर्ण विचार में ही मिलती है और इसी पर विचार की जाती है। वर्णों के हर एक पहलू को इसमें देखा जाता है। तो आइए यहाँ वर्ण विचार का जो पाठ है उसे मैं शुरू करती हूँ। वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले है वर्ण किसे कहते हैं। आप जानते ही होंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके। ठीक है, लेकिन ये तो आप बचपन से पढ़ते आए, फिर भी आपके अंदर कुछ ना कुछ हमेशा क्या रहता है, संशय लगा रहता है। कुछ ना कुछ आपको जो बातें हैं वो आपसे उलझी हुई रहती है कि आखिर क्या मूल ध्वनि क्या है। आप ध्वनि क्या ध्वनि समझते हो, आवाज़ जो आपके कानों तक आती है उसे ध्वनि कहते हैं और ध्वनि के ही लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि को ही जब एक चिन्ह दे दिया गया तो उसे क्या कहे, वर्ण कहे। ठीक, लेकिन वर्ण तो समझ में आ गई बात, लेकिन अक्षर किसे कहते हैं, ये दोनों एक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों एक नहीं है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसमें क्या है, आपको मूल वर्णों को रखा गया है, चाहे वह स्वर का मूल रूप हो चाहे वो व्यंजन का मूल रूप हो। और उनको जब दर्शाया जाता है तो वर्णों की संज्ञा में उसे रखी जाती है। लेकिन अक्षर में क्या है, आपको वर्ण के साथ मात्रा भी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और मात्रा के साथ उसको एक माना जाता है। एक उदाहरण के द्वारा मैं बताती हूँ। यहाँ एक उदाहरण है, यहाँ एक उदाहरण मैं लिख रही हूँ और उस उदाहरण के द्वारा मैं बताती हूँ कि किसे कहते हैं। जैसे मैं लिख दूँ राम, आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। अगर मैं पूछूं इसमें वर्ण कितने हैं तो आप तुरंत में बोलेंगे क्या, 2। कोई बच्चे बोल रहे हैं 3। ऐसा नहीं है, 2 3 नहीं है। मैंने बताया क्या है वर्ण। वर्ण जब मात्रा से अलग कर दीजिएगा, मूल वर्ण है। चाहे वो स्वर हो तो स्वर भी मूल है, व्यंजन हो तो व्यंजन भी मूल है। उसकी उच्चारण के बारे में अभी कोई बातें नहीं हो रही है, मूल वर्णों की बात हो रही है। तो यहाँ र के साथ एक मात्रा है आ, ठीक, और इसके साथ ही मो है। मो क्या है, तो व्यंजन वर्ण है और व्यंजन का मूल रूप हलंत लगा हुआ रहता है जिसे उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो इसको उच्चारण करने के लिए अ लगाते हैं। मतलब मो को आप ऐसे लिख सकते हैं, मो हलंत अ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो समीकरण है ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्या है समीकरण, तो मो जो है वह है आपका, ये उच्चारण इसका हो सकता है, ये व्यंजन वर्ण है, लेकिन मूल व्यंजन वर्ण है मो हलंत, जिसे आप उच्चारित नहीं कर सकते। इसके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। स्वर की सहायता जब ली जाएगी तो यहाँ स्वर लिखी हूँ मैं, तो स्वर को जोड़ दिया तो यहाँ बन गया मो, जिसका उच्चारण हो सकता है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, अगर कोई पूछे तो ये मूल व्यंजन है जिसमें स्वर नहीं है, ये व्यंजन है जिसमें स्वर है। इसका उच्चारण नहीं हो सकता, इसका उच्चारण हो सकता है। ठीक है, ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो यहाँ अगर पूछा जाए वर्ण कितने हैं राम में, तो वर्ण कितने हो गए, 4। कितने वर्ण हो गए, 4। और अक्षर कितने हैं राम में, तो अक्षर कितने हो गए, रा मो, ये 2 अक्षर हो गए। कितने अक्षर हो गए, 2 अक्षर हो गए। यहाँ अक्षर देखिए 2 अक्षर है। आपको समझ में आ गई बात। मैंने बताया ही वर्ण में आपको क्या है, मूल व्यंजन, मूल वर्ण की बात हो रही है। तो मूल की बात होती है तो आप मात्रा को अलग करके उसको एक मान लेंगे। ये मूल है वर्ण,
ये भी मूल वर्ण है। तो ये चारों जो है ये मूल है। तो मूल को गिनेंगे तो वर्ण होगा, और जब उसको मात्रा के साथ गिनेंगे या स्वर के साथ गिनेंगे तो वह अक्षर हो गया। तो ये अक्षर हो गया। यहाँ 2 अक्षर है, यहाँ 4 क्या है, वर्ण है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। मूल रूप से जब किसी वर्णों को लिख दिया जाता है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी स्वर की सहायता नहीं ली जाती है या किसी भी प्रकार की कोई मात्रा को सम्मिलित नहीं किया जाता है या जोड़ा नहीं जाता है, तो उसे अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और जब उसके साथ स्वर को जोड़ा जाता है या उसके साथ मात्रा को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। समझ में आ गई बात। राम में 2 अक्षर, राम में 4 वर्ण। आइए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। वर्ण अक्षर में आपको अंतर पता ही चला कि वर्ण क्या है। वर्ण आपको स्वर रहित होता है और अक्षर क्या है, स्वर सहित होता है। समझ में आ गई बात। यहाँ स्वर सहित है, स्वर सहित है, ये स्वर रहित है। ठीक है, अब आ जाइए आप क्या है, वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब पूछिएगा आप, मैम क्रमबद्ध क्या होता है। क्रमबद्ध क्या होता है, क्रम के अनुसार, उसे कहते हैं क्रमबद्ध, जिसे कहते हैं व्यवस्थित। आप अगर वर्ग में बैठते हैं तो व्यवस्थित तरीके से बैठते हैं। ऐसा नहीं कि 2 बच्चे इधर घूम के बैठ गए, 2 बच्चे इधर घूम के बैठ गए, पूरा पश्चिम होकर के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप व्यवस्थित तरीके से बैठते हैं। आप प्रांगण में खड़े होते हैं तो आप आरोही क्रम में खड़े होते हैं, तो वह आपका क्या है, वह क्रमबद्ध तरीका है। क्रम के अनुसार, छोटा आगे, उससे बड़ा पीछे, उससे बड़ा पीछे, उससे बड़ा पीछे, तो एक क्रम होता है जिसके अनुसार आप खड़े होते हैं, वही होता है क्रमबद्ध। तो ठीक उसी तरह से वर्णमाला में वर्णों का भी एक क्रम है। अ के बाद आ आएगा हमेशा, आ के बाद ई के बाद दीर्घ ई। ये जो है क्रम, इसी को कहते हैं क्रमबद्ध, क्रम के अनुसार। ठीक, ऐसा नहीं होता है कि अ के बाद अक्ष आ गया, उसके बाद ट आया, उसके बाद प आया, तब तो आप खोजते रह जाओगे स्वर कहाँ है, व्यंजन कहाँ है, ऐसे में तो गुम हो जाएगा सारा चीज और आसानी से आप किसी वर्ण को कभी भी खोज नहीं पाएंगे। ये क्रमबद्ध तरीके से रखा हुआ है, हर चीज का कुछ ना कुछ नियम होता है। तो यही वर्णमाला का एक नियम है कि यहाँ वर्ण क्रमबद्ध तरीके से सारे रखे हुए हैं। तो वर्णों के निश्चित तथा व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, बताएं कोई। वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। आप कोई बच्चे 42, कोई बच्चे 44, कोई बच्चे कुछ ऐसा नहीं करेंगे। वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, 52 है। 52 में आपको पहला जो है वह है अ से, मैं शुरू करूं तो अ से लेकर के औ तक जो है वह 11 है। और 11 किसकी संख्या है, 11 हमारे स्वर की संख्या है। ठीक, स्वर कितने हैं, 11 हैं। अब व्यंजन, व्यंजन अब क्या बच गया यहाँ पर, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक जो आएगा यहाँ तक, ये आपको आ गया कितना, तो 25। ठीक है, ये 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। थोड़ा मैं फटाफट बता रही हूँ, आगे मैं विस्तृत रूप में बताऊंगी। अब ये जो य र ल व, ये 4 जो हो गए ये अंतस्थ हो गए। क्या हो गए, अंतस्थ हो गए। और ये तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह जो हो गए ये 4, इसे कहते हैं ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो आप कहिएगा मैम यहाँ से अंग और अह कहाँ चला गया। तो अंग और अह जो है वह न स्वर है न व्यंजन है, उसे किस श्रेणी में रखा गया, अयोगवाह के श्रेणी में। वह है अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जो न स्वर हो न व्यंजन हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग जो है वह अयोगवाह में आता है। अब आपका बच गया था अक्षत्र ज्ञ श्र, इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। ठीक, 2 व्यंजनों के योग से जब एक व्यंजन का निर्माण हो तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें 2 व्यंजनों का योग होता है, फिर तीसरे व्यंजन, एक नए व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे मैं बताऊंगी इसे सारा विस्तृत रूप में, एक बार मैं सारा दिखा दे रही हूँ। अयोगवाह मैंने बता ही दिया, इसमें अनुस्वार को भी, सॉरी चंद्र बिंदु को भी रखा गया है। इसमें किसको रखा गया है, चंद्र बिंदु को, जिसे व्याकरणिक नाम दिया गया है अनुनासिक।
चंद्र बिंदु का व्याकरणिक नाम क्या है? तो उसे कहते हैं अनुनासिक। और अनुस्वार का व्याकरणिक नाम क्या हो गया? अनुस्वार, ठीक, जिसे हम कहते हैं अंग, ठीक। इसका व्याकरणिक नाम पूछेगा कोई तो अनुस्वार। और आह का व्याकरणिक नाम क्या हो गया? विसर्ग, ठीक है। अनुस्वार, विसर्ग जानते ही होंगे। और ये जो चंद्र बिंदु है इसका व्याकरणिक नाम है, जैसे आपका घर में नाम बबलू, स्कूल में नाम आपका कुछ भी विकास, उसी तरह से इसका हम लोग जो चंद्र बिंदु कहते हैं उसका व्याकरणिक नाम, व्याकरण में एक अलग सा नाम दिया गया है, उसे कहते हैं अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक। अब आ जाए अतिरिक्त कौन कौन है? अतिरिक्त को उच्छिप्त कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और इसी को द्विगुण भी कहते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, परीक्षा में आ जा, मैं पढ़ाऊंगी अतिरिक्त तो आएगा उच्छिप्त, उच्छिप्त पढ़ाऊंगी तो आएगा द्विगुण, तो तीनों एक ही है, आप परेशान नहीं होंगे कभी भी। अतिरिक्त को ही उच्छिप्त कहते हैं, उच्छिप्त को ही द्विगुण कहते हैं। और यह कौन है भाई? तो ये ट वर्ग से उछल के बाहर आने वाला वर्ण है, इसीलिए इसे उच्छिप्त कहते हैं। आगे मैं इन सब चीजों की जानकारी दूंगी। आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां यहाँ अ, इसको पढ़ते हैं अ, ना आ पढ़ते हैं ना ओ पढ़ते हैं, ज फ। ये अ ज फ जो है ये तीनों हमारे विदेशी भाषा के जो वर्ण है, ध्वनि है, इसीलिए इसको क्या किए हम लोग, उठा करके लाए और अपने हिंदी में सम्मिलित कर लिए, इसका प्रयोग बढ़ चढ़ के करने लग गए। इसे कहते हैं आगत ध्वनियाँ, ठीक, जो दूसरे भाषाओं से ली गई है, आई हुई है, ठीक है। अब आइए आप विस्तृत रूप जो है वो मैं बताती हूँ। उच्चारण के आधार पे वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के दो भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। आप जानते ही होंगे स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी है? तो मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि इसकी संख्या 11 है। स्वर पूछे कोई, स्वर कितने हैं? तो कंफ्यूज नहीं होंगे, संस्कृत में 13, हिंदी में 11, ठीक है। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 हैं। और कौन कौन से हैं? कौन छूट रहा है, इस पे ध्यान ज़्यादा देना है। छूट कौन रहा है? हम जो स्वर बोलते हैं तो वो छूट कौन रहा है? तो आप देख रहे होंगे अंग और अह जो है वह छूटता है। तो इसके बारे में तो मैंने जानकारी दे ही दिया कि ये कौन है, तो ये न स्वर है न व्यंजन है। ये कौन है? तो ये है अयोगवाह। कौन है? अयोगवाह, अयोगवाह, ठीक है। ये न स्वर है न व्यंजन है। तो आप इन दोनों को जब घटा देते हैं तो यहाँ बचते हैं कितने? 11। स्वर की संख्या कितनी है हिंदी में? तो 11 है। स्वर के भेद, अब स्वर के भेद पे चलते हैं हम लोग। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष किसे कहते हैं? ऐसे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। बहुत कम कहने का मतलब एक मात्रा का समय लगे। जब भी बोलेंगे तो एक मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर क्या है? स्वर, हर्ष स्वर से जब दुगुना लगे समय किसी वर्णों के उच्चारण में, किसी वर्ण मतलब स्वर वर्ण के उच्चारण में जब हर्ष से दुगुना समय लगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत जो है इसका प्रयोग कम ही करते हैं हम लोग प्लुत का, लेकिन प्लुत क्या है? प्लुत में हर्ष और दीर्घ से ज्यादा समय लगता है, हर्ष से 3 गुना समय लगता है, ठीक। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में हर्ष से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, ज्यादा समय, उसे क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है हर्ष की संख्या कितनी है? तो हर्ष की संख्या 4 है। हर्ष को एक और नाम दिया गया है, वह है मूल स्वर। क्या कहते हैं? हर्ष को मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 4 है। 4 में कौन कौन आ रहा है? तो अ, ई, उ, री, ये 4 जो है इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। और एक मात्रा का समय लग रहा है मतलब बहुत कम समय लग रहा है, इसीलिए इसे क्या कहे? हर्ष स्वर कहे। इसकी संख्या याद रखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, या
महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसे याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी अ ई उ री दे देता है और पूछता है ये कौन से स्वर हैं, तो हरस्व स्वर है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है, ठीक। अब आ जाइए दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में हरस्व से दुगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। दीर्घ की संख्या कितनी है? तो दीर्घ की संख्या, हरस्व को छोड़ दीजिए, 4 घटा दीजिए 11 में से तो 7 हो गए। दुगुना समय आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 7 हो गए। क्या हो गए? ये दीर्घ हो गए। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। अब आ जाइए आप प्लुत। प्लुत किसे कहते हैं? 3 गुना समय लगेगा। किससे? हरस्व से 3 गुना समय ज्यादा लगेगा, उसे कहते हैं प्लुत। और प्लुत को क्या कहते हैं? मैंने पिछले क्लास में बताया था कि प्लुत का प्रयोग संवाद शैली के लिए नाटकों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसे हम क्या करते हैं? 3 गुना समय लगा करके बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगी अगर ओम, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं? आप सामान्य रूप से जब ओम बोलते हैं तो बोलते हैं ओम, ठीक। लेकिन जब आप इसे क्या करते हैं? प्लुत की तरफ बोलते हैं तो उसे आप कहेंगे ओम। आप बोलते हैं ना ऐसे, वो ये जो बोलते हैं तो ये ओ के बाद ये जो 3 का जो चिन्ह है ये डालते हैं, क्योंकि ओ को आप लंबा खींचते हैं, इसे कहते हैं आप प्लुत, ठीक है। इसे लिखते समय स्वर को दर्शाने के लिए उसके आगे ये जो चिन्ह है, ये जो मैंने लिखा यहाँ पर, ये 3 का चिन्ह लिख देते हैं ताकि पता चल जाए कि इसके उच्चारण जो हो रहा है वह 3 गुना समय लगा करके हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? आप नाटक में देखते होंगे जो दशरथ के पुत्र राम जब वनवास जाते हैं तो दशरथ जब प्राण त्यागते रहता है तो वो कहता है राम, ऐसे जब खींच रहे हैं ना आप किसी स्वर को, तो ये जो 3 गुना समय लगाते हैं ना, तो ये नाटक और संवाद शैली में इसका प्रयोग होता है, सामान्य रूप से इसका प्रयोग नहीं होता। अब आ जाए किसकी मात्रा किसकी होती है? तो मात्रा हमेशा स्वर की होती है। बच्चों ध्यान में रखोगे, ये जो पाठ है ना, इस पाठ में इतनी सारी बातें दी गई है जिसे आप आत्मसात कर लेना तो समझिए आपका आधार बन गया, ठीक है। तो यहाँ किसकी मात्रा होती है? तो हमेशा याद रखेंगे कि स्वर की मात्रा होती है। और स्वर कितने हैं? मैंने कह दिया स्वर की मात्रा होती है, फटाक से आप जोड़ लीजिए कि स्वर की मात्रा होती है तो 11 मात्रा हो गए। नहीं, ध्यान रखेंगे, एक को हटा दीजिए। अ जो है वह स्वतंत्र है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अ खाली जाता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ से लेकर के औ तक जो है वह आपको 10 बच गया। 10 ये जो स्वर हैं उसके कुछ ना कुछ चिन्ह हैं जो व्यंजन के साथ जब जुड़ते हैं ये सारे स्वर तो अपना कुछ ना कुछ चिन्ह छोड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो एक बार मैं डेफिनेशन इसकी परिभाषा में बता दूं। स्वर वर्ण जब व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वह क्या होता है? एक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है जिसे मात्रा कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक स्वर की एक निश्चित मात्रा होती है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अस्वर जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है तथा यह सभी व्यंजनों में मिला होता है। यह क्या होता है? सभी व्यंजन में, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से कर ही नहीं पाएंगे, तो ये सभी व्यंजन में मिला होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वर मिलाकर करते हैं। क्या करते हैं? स्वर को मिलाकर करते हैं। जैसे क का अगर मूल व्यंजन है तो इसको आप उच्चारित कर ही नहीं सकते। मैंने बताया था कि हलंत लगा हुआ होगा तो उसको आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। उसके साथ जब अ जोड़ेंगे तब उसको आप क बोल पाएंगे, ठीक है। लिखते समय स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो अपने मूल रूप में स्वर का प्रयोग लिखते समय 2 तरह से किया जाता है। एक तो अपने मूल रूप में, जैसे अनार लिखना है तो अ नो आकर र, अनार ऐसे लिख दिए तो यहाँ क्या है? स्वर अपने मूल रूप में है, ठीक। अगर इसी को किसी व्यंजन के साथ जोड़ देते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे लिख दूं मा मा, तो आप क्या करेंगे? मो आ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे नहीं ना, ये गलत है ना। तो इसे क्या करते हैं? जब व्यंजन के साथ कोई स्वर जुड़ता है तो वह अपने रूप को बदल देता है और मात्रा के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं एक चिन्ह के रूप में प्रयोग होगी और इसी चिन्ह को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो मात्रा के रूप में प्रत्येक स्वर की निश्चित मात्रा या जिसे चिन्ह कहते हैं, चिन्ह व्यंजन के साथ जोड़ने पे स्वर का प्रयोग मात्रा की तरह होता है। जैसे आ की मात्रा क के साथ आ जुड़ा तो का हो गया,
ठीक है, ये समझ में आ गई बात इतनी। आगे आइए, अब देखिए स्वर है अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। तो यहाँ आपको अ की कोई मात्रा नहीं, सबको पता है ना, हर एक वर्ण की, स्वर वर्ण की जो मात्रा होती है, चिन्ह क्या है उसके लिए। तो यहाँ ह्रस्व ई का ऐसे होता है, दीर्घ ई का ऐसे होता है, ऊ का ऐसे होता है, दीर्घ ऊ का ऐसे होता है, री का नीचे होगा ऐसे, ए का ऐसे होगा, ऐ का ऐसे होगा, ओ का ऐसे होगा, ठीक। और फिर औ का जो है वह हो जाएगा क्या आपका, तो औ का ऊपर में 2 दीजिए, नीचे 1 लकीर दीजिए, ठीक है। ऐसे मात्रा होती है, आप जानते होंगे ये सब चीज, फिर भी मैंने सोचा कि एक बार बता दूं। यहाँ देखिए, ध्यान देने योग्य एक बात है कि यहाँ र वर्ण जो है, अब आप ऊ को किसी के साथ जोड़ते हैं तो आप लिखते हैं कुत्ता, तो ऐसे लिख देते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो है ये जुड़ गया इसके साथ, तो हर्षुकार, ठीक। उसी तरह से र वर्ण के साथ ऊ जब जुड़ेगा या दीर्घ ऊ जब जुड़ेगा, दीर्घ ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे न लग करके बीच में लगाई जाती है। हमारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं 2-3% जिनको कि कुछ छोटी छोटी बातें भी उनके जहन तक अभी तक नहीं पहुंची है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ तो आप समझ जाओगे, इसीलिए मैंने इस छोटी सी बात को यहाँ रखा है। तो यहाँ देखिए, र के साथ जब हम क्या करेंगे, ऊ को जोड़ेंगे, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे बाबू, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम, र के साथ जब ऊ को जोड़ते हैं तो यहाँ आप आगे लाते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं रू, ठीक। आपने देखा कु तो रू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर र के साथ दीर्घ ऊ को जोड़ते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं रू। समझ में आ गई बात, समझ गए ना। ये आपको आ रहा होगा, 90% बच्चों को आ रहा होगा, लेकिन हमारे 10% बच्चे होंगे जिनको कि समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए मैंने ये जो है र के साथ ऊ को जोड़ने का जो प्रयोग है इसे मैंने रखा यहाँ, ठीक है। आप समझ रहे हैं, अच्छी बात है। और उसके साथ किसके साथ, ट, र, ट, व, ड, ढ तथा ज के साथ री की मात्रा नहीं लगती है। ध्यान रखिएगा, ये जो र के साथ है ना, र के साथ कभी री नहीं लगेगा, ट के साथ जो है ना वो ऐसे ट्री नहीं लगेगा, ठीक है। ये री की मात्रा नहीं लगती है। तो ये रोचक है ना आपके लिए, ये नया चीज है ना। तो ये नया चीज मैंने डाला कि बच्चे जाने कि री की मात्रा किसके साथ लगेगी, किसके साथ नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये बच्चे जाने इन सब चीजों को। तो र, ट, व, ड, ढ और ज के साथ, इनके साथ री की मात्रा नहीं लगती है। और स्व के साथ री की मात्रा जोड़ने पे, जब भी री की मात्रा स्व के साथ जोड़ेंगे, ये तालव्य स्व है, इसके साथ जब री की मात्रा जोड़ेंगे, मान लीजिए इसके साथ री जोड़े, तो ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, समझे बच्चे, ऐसे नहीं होगा। ये क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। और इसे क्या करते हैं बच्चे, अक्सर बच्चे 90% बच्चे इसे गलत लिखते हैं। मैंने बताया था कि ये र रू आ रहा होगा सबको लिखने के लिए, लेकिन यहाँ जो है 90% बच्चे हमारे क्या करते हैं, श के साथ, तालव्य स के साथ जब री की मात्रा लगाते हैं तो उसे ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो मैं बता ही रही हूँ। लेकिन उसे लिखेंगे कैसे भाई, तो उसे लिखेंगे ऐसे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। इसे आप स्र लिखने का कभी भी कोशिश ना करें। ये कहीं कहीं मैं देखती हूँ वर्ण विच्छेद करवाते रहती हूँ, तो बच्चे इसे क्या करते हैं, स्र लिख देते हैं। इसे स्र ना लिखें। स्र क्या है, तो तालव्य श के साथ जब र जुड़ता है ना, तब वो बनता है स्र। और तालव्य श के साथ जब री जुड़ेगा ना, तो वो बनता है श्री, श्री, ऐसे श्री, ठीक है। तो ये आप गलती ना करें। आगे चलिए, अयोगवा मैंने बताया ही, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है, अयोगवा कहा जाता है। ये न स्वर है न व्यंजन है, स्वर और व्यंजन के बीच के वर्ण माने जाते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद निर्धारित किया जाता है, परंतु ये न स्वर है
न व्यंजन है। स्वर जब खत्म होता है औ पे तब अनुस्वार और विसर्ग आता है। ये लेकिन फिर भी ये न स्वर है न व्यंजन है, ये बीच के माने जाते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार? तो अनुस्वार मैंने बता ही दिया, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण करते समय नाक से बस हवा निकले, ठीक, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इसे वर्ण के ऊपर यहाँ मैंने रखा है, ये शिरोरेखा है, ये शिरोरेखा, इसको कहते हैं, ये जो लकीर लिखते हैं ना किसी भी चीज के, मानिए ये र लिखे, र के ऊपर में ये शिरोरेखा है, इसके ऊपर में बिंदु डाले, इसे कहते हैं अनुस्वार। ठीक, ये यहाँ इसका चिन्ह है, इसके रूप में लिखा जाता है। जैसे ह पे अनुस्वार, स हंस, यहाँ शिरोरेखा, इसे कहते हैं शिरोरेखा, ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर में जो ये बिंदु है इसे कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, अब अनुनासिक, अनुनासिक मैंने बताया ही, चंद्रबिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। चंद्रबिंदु को जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख तथा नाक दोनों से, यहाँ बस किससे निकल रहा है? हवा निकलती है कहाँ से? तो वह है नाक से। यहाँ कहाँ से निकल रही है? मुख तथा नाक दोनों से निकलती है, मुख से भी और नाक से भी। उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। नासिक भी है, नाक से भी निकलेगा, मुख से भी निकलेगा। इसे वर्णों के ऊपर चंद्रबिंदु के तरह, ऐसे चंद्रबिंदु के तरह लिखा जाता है। जैसे ह पर चंद्रबिंदु और स हंस, ठीक, म चांद। ठीक है, अब तीसरा जो है वह है विसर्ग। तीसरा क्या है? जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो, एक छोटी सी बात है जो जानना जरूरी है, जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो, जैसे मैं लिख दूं यहाँ कहीं, ठीक, यहाँ चंद्रबिंदु ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है, लगेगा चंद्रबिंदु, लेकिन आप चंद्रबिंदु नहीं लगाएंगे। इसे आप क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि उसमें कोई मात्रा जुड़ा हुआ है। तो मात्रा जब लगी होती है ना, शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी होती है, शिरोरेखा समझ गए ये, और इसके ऊपर में मात्रा ऐसे है, ठीक, और ये है कहाँ? तो ये लिखा हुआ है कहीं, तो यहाँ चंद्रबिंदु नहीं डाल करके यहाँ अनुस्वार डालते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं, यहीं, है, ये सब जो हाय के ऊपर में जो यहाँ पर हाय लिखे ऐसे, ये हाय है, और हाय लिखना है तो यहाँ चंद्रबिंदु नहीं डालेंगे, यहाँ बिंदु अनुस्वार डालेंगे। समझ में आ गई बात? अब विसर्ग क्या है? विसर्ग संस्कृत भाषा की ध्वनि है, इसका उच्चारण ह के समान होता है, और विसर्ग को वर्ण के सामने दो बिंदु के रूप में रखा जाता है। ठीक है, और इसे दो बिंदु लगा करके, किसी वर्ण के सामने जब दो बिंदु लगाते हैं तब जाकर के वह विसर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ दुख, ठीक, प्रातः, अतः, पुनः, ये जो है विसर्ग जो है ह के समान उच्चारित होता है। ठीक है, इसे क्या करते हैं हम लोग? संस्कृत में ही इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। अब क्या है, एक जो कि बताना जरूरी था, हलंत। मैं हलंत का प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन बच्चे जानते नहीं है हलंत का प्रयोग करने से क्या चमत्कार हो जाता है। कोई भी वर्ण ले लीजिए, कोई सा भी वर्ण ले लीजिए, उसमें जब आप हलंत लगा देते हैं ना, तो इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। और इसकी एक और विशेषता क्या हो जाती है? तो इसकी विशेषता हो जाती है कि ये अपने से आगे वाले के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। समझे बच्चों? ये जब किसी वर्ण में हलंत लगता है, पहले तो इसे जान लें कि इसे हल चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए किया जाता है। मैंने बताया, स्वर रहित का मतलब हुआ स्वर नहीं, स्वर सहित का मतलब हुआ स्वर साथ में है। इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा, यहाँ देख रहे होगे, तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है। जैसे विद्यालय ये लिखा हुआ है ना, और इसका अगर हलंत लगा करके प्रयोग करें तो इसे लिखेंगे विद्यालय। ठीक है, समझ रहे हो? इसे हम ऐसे लिखेंगे विद्यालय। ठीक, बुद्धि है ना, इसे हम जब लिखेंगे तो यहाँ द ध संयुक्त, ऐसे बुद्धि। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। समझ में आई बात? तो ये हलंत लगा करके हम क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है,
तो ये आपको हलंत का मैंने क्या बताया, कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो हलंत में है। जो किसी वर्ण में जब हलंत लग जाता है, एक तो स्वर में हलंत नहीं लगता है, पहले ही बात ध्यान में रखिएगा, स्वर में हलंत नहीं लगा है। दूसरी बात, जब हम व्यंजन में हलंत लगाते हैं तो वह स्वर रहित हो जाता है, मतलब स्वर उसके साथ नहीं है, उसका उच्चारण आप नहीं कर सकते। लेकिन उसकी एक और विशेषता हो जाती है कि अगर किसी व्यंजन वर्ण में हलंत लगा हुआ है तो उसके आगे जो व्यंजन वर्ण होगा उसके साथ वो जुड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा क ख संयुक्त। समझे, ये क ख संयुक्त हो जाएगा। ठीक, अगर मैं कहूं क में हलंत लगा हुआ है, इसके आगे य दे दिए तो ये क य संयुक्त हो जाएगा। समझ में आई बात। पहली बात मैं हाथ पे जुड़वा दूं, पहली बात स्वर में हलंत नहीं लगता है। दूसरी बात, जब किसी वर्ण में हलंत लगता है तो उसे कहते हैं स्वर रहित। तीसरी बात, को जिस वर्ण में हलंत लगेगा वह व्यंजन होगा। चौथी बात, व्यंजन वर्ण के में जब हलंत लगता है तो उसकी एक विशेषता होती है, वह अपने से आगे वाले में जुड़ जाता है।